Hello, dear student. So, I'm here with 50 most important and top MCQ for your board examination. सारे चैप्टर से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स उठाए हैं। देखिए, ये मैंने गेस किया है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के MCQ यहाँ पे मैंने फ्रेम किए हैं ना, इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट। इनके बेसिस पर आप बहुत सारे MCQ खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो टोटल 50 है। एंड आई विल ट्राई टू लाइक रिवाइज यू ऑल दीज न्यूमेरिकल्स वेरी क्विकली। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन को आप प्रॉपरली समझिए, और आपके जो भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, चैनल में कमेंट कीजिए या कम्युनिटी में, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो MCQ है रोटेशनल डायनामिक्स से है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक सॉलिड a solid sphere and a hollow sphere of same mass and radius are rolled down a rough inclined plane. Which one will reach the bottom first? तो हमारे पास यहाँ पे एक इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन लिया गया, और हमको बोल रहा है कि वहां पे एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर। सॉलिड सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर को दोनों को एक साथ रखा है। एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, दोनों को एक साथ रोल यहाँ पे हमने किया इस इंक्लाइन प्लेन पर। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो देखिए, जो बॉडी इजी टू स्टार्ट है, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट देखा था, यहाँ पे कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी इसकी डिपेंडेंसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर है। जो बॉडी इजी टू स्टार्ट होती है वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमने लिखा था, एक कंसेप्ट हमने लिखा था, इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप। उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है? कम होता है। और द बॉडी डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सॉलिड स्फीयर है, देखिए सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। एम मास होता है और आर होता है रेडियस ऑफ द बॉडी। और अगर आप हॉलो स्फीयर का देखें, तो हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये 2/3 mr² होता है। ठीक है, तो अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप कंपेयर करोगे, तो डेफिनेटली आपको दिखाई दिखाई देगा कि ये जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कम है हॉलो स्फीयर से। तो सबसे पहले सॉलिड बॉडी जो है ये इजीली स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो इसलिए आंसर जो है ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कैसा है? 2/5 mr², कम है हॉलो से। देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको ऐड भी किया है इन एक्सप्लेनेशंस को, तो आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? आई टेल यू कि ये PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन। तो सिंपली बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है, ये जो प्रिंसिपल है वी अप्लाइड इट फॉर द फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, इसलिए सी आंसर है। बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर आपको याद भी होगा, तो इस तरीके से एक पाइप हम लेते थे और उस पाइप के अंदर हम बोलते थे कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता था। तो इसीलिए इसका सही आंसर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फ्लोइंग फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन से ये क्वेश्चन है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो हम यही लिखते थे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। आई थिंक ये CRMS नहीं पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज जो होती है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है। और अगर CRMS पूछता, रूट मीन स्क्वायर पूछता, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होती है। ठीक है, या √T या T अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये होती है 3/2 kT। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर CRMS आपको पूछता, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। चलिए,
आगे बात करते हैं। विच थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेटली आइसोकोरिक होता है। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। आइसो तो इसका मतलब होता है सेम। अब देखिए आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो। ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है या टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आइसो मतलब सेम, बार जो है प्रेशर का यूनिट है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है डेल्टा पी जीरो। ठीक है। एडियाबेटिक में जो होता है डेल्टा क्यू जीरो होता है। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, है ना। और आइसोकोरिक में देर इज नो वॉल्यूम चेंज, मतलब डेल्टा वी जीरो होता है। ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछा था कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स आर सेम, इसलिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसिलेशन से ये क्वेश्चन है। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, मीन पोजीशन पर। तो कोई पार्टिकल अगर है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। और देखिए मीन पे कैसे मैक्सिमम होती है, इसका आंसर अगर मैं दूं तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जीरो हो जाएगा, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखा भी है। अगर हमसे पूछता कि जीरो कहाँ पर होती तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होती है। ये भी एमसीक्यू इसी के साथ बता देता हूँ कि मिनिमम वेलोसिटी अगर पूछ लेता तो मिनिमम वेलोसिटी जो होती वो कहाँ पर होती, एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखिए पार्टिकल है, अगर एक्सट्रीम पर चला गया, यहाँ से एक्सट्रीम पर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हुआ और फिर से आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज रखी तो वेलोसिटी आपको जीरो आएगी, जो कि मिनिमम होती है। आते सुपर पोजिशन से एक क्वेश्चन है। टू waves of equal amplitude and opposite phase interfere, the resultant amplitude is। दो वेव्स है, एम्पलीट्यूड इनका इक्वल है, बट फेज इनका अपोजिट है और ये आपस में इंटरफियर हो जाते हैं। तो अपोजिट फेज है, एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो डेफिनेटली आंसर जीरो होना चाहिए। ठीक है। दो ऐसी वेव जो अपोजिट फेस में है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये वेव्स इंटरफेयर हो रही है, तो हो सकता है पहली वेव का यहाँ पे क्रिस्ट पहुंचा है, तो शायद जो दूसरी वेव है उसका ट्रफ पहुंचा होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो होगा, कैंसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए फ्रिंज विड्थ जो है विच इज कॉल्ड एज बीटा, बैंड विड्थ भी इसको बोलते हैं। जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ के लिए हमारे पास और एक नाम है जो कि है बैंड विड्थ। ठीक है। तो समटाइम्स इट इज एक्सप्रेस बाई एक्स, समटाइम्स इट इज बाई बीटा, यहाँ पर बीटा से एक्सप्रेस किया है। बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये होता है फ्रिंज विड्थ। वैसे भी आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है इस पर। फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ पता करने के लिए आपको बोल सकता है। तो यहाँ पे डी तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट आपने बढ़ाया तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, और लैम्बडा घटाया तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगा। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है, वेवलेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी पहले कूलम्स लॉ आप याद कर लो। व्हाट इज कूलम्स लॉ, फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है कूलम्स लॉ।
अब यहाँ से आप परमिटिविटी का आपको एसआई यूनिट चाहिए, तो इसको आप एलएचएस में शिफ्ट कर दो और फोर्स को इधर लेकर आ जाओ। तो एप्सिलॉन नॉट वुड बिकम 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 by r स्क्वायर। अब 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो Q1 और Q2 कूलम्ब, देखो चार्ज कैसे मेजर करते हैं, कूलम्ब में मेजर करते हैं, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब इज कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इज न्यूटन, और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आंसर में F/m दिया है, तो ये गलत है, दिस इज नॉट राइट आंसर। ये गलत है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यस, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज ओहम्स लॉ। तो सेमीकंडक्टर्स तो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये मेटेलिक वायर ही होगा। ठीक है, मेटेलिक वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम ओम्स लॉ को डिफाइन करते थे अंटिल द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम का मतलब होता है टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना, इसलिए डी आंसर होगा। फिलामेंट बल्ब नहीं है आंसर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी नहीं है, डी डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है। यस। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से हमको पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, थ्योरी के अंदर इसका मैंने डेरिवेशन भी इंक्लूड किया है और न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किया है। तो ये एक करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग लूप, वायर नहीं लूप, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका रेडियस अगर आर है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड एट बी, ये आप बताओगे बी इज इक्वल्स टू μ0 I डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए आप अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर ये फील्ड इनवर्ड आती है। ठीक है। तो क्लॉकवाइज करंट के लिए फील्ड इनवर्ड आती है, और जब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज रहा तो ये फील्ड आउटवर्ड आएगी। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो μ0 I डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर, ये ऑप्शन फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक मटेरियल, अ मटेरियल दैट रिटेन्स इट्स मैग्नेटाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के लिए मैग्नेटाइजेशन जो है उसमें कायम रहता है किसी मटेरियल के अंदर, तो ये तो हार्ड मेटल्स ही हो सकते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ही हो सकते हैं। आंसर हैज टू बी डेफिनेटली बी, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, क्यों हार्ड? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि स्टील हो गया, वो इसलिए कि इनकी जो कोएर्सिविटी है ये हाई होती है। ठीक है, इसलिए तो हार्ड मेटल इज द राइट आंसर। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट ये सारे एमसीक्यूज को एक बार भी तो देख कर जाओ। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं, इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा B × A। और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और ये होता है एरिया का मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, यस इट शुड बी टेस्ला मीटर स्क्वायर। हाँ, और यहाँ पे वेबर भी है, टेस्ला मीटर स्क्वायर मतलब ये वेबर भी होता है। ठीक है, ये वेबर भी होता है, WEBER वेबर। और यहाँ पे लिखा भी है 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर इज वेबर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एसी सर्किट का क्वेश्चन है, इन एसी सर्किट द पावर फैक्टर इज गिवन बाय। तो पावर फैक्टर बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, पावर फैक्टर, और ये कॉस फाई होता है, बाय हार्ट होना चाहिए आपको। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई। ठीक है। देखिए आप किसी मतलब LCR सर्किट आपको दिया गया और बोला गया कि आप उसमें एवरेज पावर डिसिपेटेड निकालिए, तो वो एवरेज पावर जो आता है ना डिसिपेटेड, वो आता है ERMS इंटू IRMS
इंटू कॉस फाई, जहां पे ये कॉस फाई ही होता है पावर फैक्टर। ठीक है, ये कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। ये तो हो गया एलसीआर सर्किट के लिए। अगर आपको सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पूछता, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हो, उसके लिए एवरेज पावर डिसिपेटेड, एसी लेके ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्यों? बिकॉज कॉस फाई की वैल्यू जो होती है ना, ये वन हो जाती है। ठीक है, कॉस फाई क्या हो जाता है? वन हो जाता है। तो याद रखिएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए कॉस फाई की वैल्यू वन होती है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों आपको बता देता हूं मैं, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। कॉस फाई का जो वैल्यू होता है, ये होता है आर बाई जेड। आर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है, और जेड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट होता है। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल ऑल्सो एंड फॉर एमसीक्यूज ऑल्सो। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। देखिए, डी ब्रुगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डी ब्रुगली, एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, एवरी मैटर पार्टिकल हैज अ सर्टेन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। और ये वेवलेंथ को हम लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्बडा। ठीक है, जहां पे P मोमेंटम है और लैम्बडा वेवलेंथ है। P मोमेंटम है, लैम्बडा वेवलेंथ है। तो हमको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डी ब्रुगली वेवलेंथ, तो ये जो लैम्बडा है ना, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डी ब्रुगली वेवलेंथ डिवाइडेड बाय P। अब मोमेंटम बच्चों आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो H अपॉन M इंटू वी, ये होगा करेक्ट आंसर। V वेलोसिटी है, M मास है, H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। A हैज टू बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फोटोन की एनर्जी जो होती है वो हम देते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, E एनर्जी है एक फोटोन की, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, लिखा है यहाँ पे H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो H तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट हुआ, है ना, H तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो सी आंसर हैज टू बी करेक्ट, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं देता, यहाँ पे वेवलेंथ देता, तो वेवलेंथ के साथ ये रिलेशनशिप इनवर्स होता है। कैसे इनवर्स होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, न्यू क्या होता है? न्यू होता है सी लैम्बडा, है ना। तो सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यू बाई लैम्बडा। तो सी को हम, नहीं, कुछ मैं गलत बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा है मैंने, सी इज इक्वल्स टू न्यू टाइम्स लैम्बडा। तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, उसको आप सी बाई लैम्बडा लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल इम्प्लाई ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा। एच और सी दोनों कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। लेकिन ये वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी के साथ पूछता तो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ही है। इनवर्सली बोलता तो वेवलेंथ आंसर होता। तो दो एमसीक्यू मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट करवा दिए। सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दो टाइप के सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज मेड बाय डोपिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को आप ऐड करते हैं, जैसे इंडियम हो गया, है ना, तो उसको ऐड करके आप एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे बनाते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर्स जीरो होती है। एक और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर हमको पूछ ले कि, हमको कुछ डायग्राम दे दे और बोले कि
दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होगा, और इन सरफेसेस पे चार्ज को मूव करने के लिए लगने वाला वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी कुछ आप याद रख लेना। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 50 MCQ है, और आसान मतलब इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ कि आपका कम टाइम में ये 50 MCQ आप प्रिपेयर कर लें। आप लेटे लेटे भी देख लोगे तो ये 50 MCQ आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस, अब अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ऊपर कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व किया है अपन ने, Q1 Q2/r²। तो दो चार्जेस है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है डबल कर दिया। देखिए फोर्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, तो डेफिनेटली अगर इसको 2 यूनिट से बढ़ा दिया तो जो फोर्स है वो 4 यूनिट से कम हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ एंड न्यू रेजिस्टेंसेस। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दे देता हूँ, ध्यान से समझना ये शॉर्टकट क्या है। ये हो सकता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, नॉर्मल बजाय MCQ के आपको 2 मार्क या 3 मार्क में ये न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जो न्यू रेजिस्टेंस होता है ना R डैश, ये होता है N² टाइम्स R, पहली स्टेप। और दूसरी स्टेप ये है कि N² क्या होता है, तो N² होता है L फाइनल, फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे हमको बोला है, देखिए स्ट्रेच बोला है, स्ट्रेच बोले, स्ट्रेच के अलावा कॉम्प्रेस भी बोल सकता है, कंप्रेस्ड, बीटन अप, इस टाइप के वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे और पूछ रहा है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, अब एन क्या है, फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब यहाँ पे मैं डेटा को नोट डाउन करता हूँ। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल, मतलब इनिशियल लेंथ अगर एल होगी या एल आई होगी तो इसकी फाइनल लेंथ इनिशियल का डबल हो गई है। तो यहाँ से आप सबसे पहले एन निकाल लो। एन एल क्या होता है, एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल, है ना। तो एन इज इक्वल टू एल फाइनल कितना हो गया, 2 टाइम्स L इनिशियल डिवाइडेड बाई L इनिशियल, ये दोनों कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इसको इक्वेशन 1 में आप रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है R डैश, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, N² टाइम्स R। तो R डैश इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स R। आ गया आंसर 4 टाइम्स R। फेमस क्वेश्चन है, CET में भी आपको काम में आएगा, आपके जेई में काम में आएगा, नीट में काम में आएगा ये शॉर्टकट। और हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस टाइप का आ गया तो वहां पर भी आपको ये काम में आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको रिकैप कर दोबारा इस क्वेश्चन का शॉर्टकट समझिए। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये, और भी मुझे और 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं आपको। इन सीरीज सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, तो सिंपल है, इसको मैंने एक्सप्लेन करता, सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सोलेनॉइड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ डाइपोल, डाइपोल या फिर बार मैग्नेट। हाँ देखो, डाइपोल और बार मैग्नेट एक ही होते हैं, बार मैग्नेट को ही हम डाइपोल बोलते थे। तो यस, अगर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट मार्क कीजिए, डाइपोल अगर बार मैग्नेट नहीं रहकर वहां पे डाइपोल रहा तो डाइपोल मार्क करना। आंसर दोनों भी करेक्ट होने चाहिए थे ये। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं देगा, प्रॉपर आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, बार मैग्नेट है वहां पर तो बार मैग्नेट ही आप मार्क कीजिए, और अगर बार मैग्नेट नहीं रहता सिर्फ डाइपोल रहता तो आप डाइपोल मार्क करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिज्म बिलो क्यूरी टेम्परेचर, एक ही ऐसा टेम्परेचर होता है, एट अ क्यूरी टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे लूज देयर मैग्नेटिज्म एट क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर पे ये इनका डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक ये वाला MCQ भी आया है कि एट अ क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड टू, तो द राइट आंसर इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन में, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दिया भी है, ये यहाँ पे लिखा भी है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ इज consequence of definitely law of conservation of energy।
बर्नौलीज प्रिंसिपल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस था, और लेंज लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है। और ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसी सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हो। ठीक है, ऐसे होता है, जस्ट एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। यहाँ पे हम एसी का इनपुट सोर्स देते थे। ऐसे सर्किट में हमको बोल रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री इज द राइट आंसर। जब आपने इसके डेरिवेशन सॉल्व किए होंगे तब आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही अगर कैपेसिटिव सर्किट होता तो उसका भी आंसर 90 डिग्री ही होता। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स होने की तीन कंडीशन है, मैं तीनों बता देता हूँ शॉर्ट में, ये तीनों भी एमसीक्यू आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। या फिर जो एनर्जी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर है। लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, ये तो नहीं हो सकता। एनर्जी ऑफ फोटोन एक्सीड वर्क फंक्शन, यस। एनर्जी यहाँ पे एक्सीड द वर्क फंक्शन होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन में आ रहा है ये। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तीनों भी कंडीशन आ सकती है एमसीक्यू में, और ऑलरेडी आई थिंक पूछे हुए क्वेश्चन है ये सारे। द मास डिफेक्ट द मास डिफेक्ट इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ही आंसर है। मास डिफेक्ट की वजह से बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, देखिए मैं शॉर्ट में अगर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर इनको सेपरेट देखा तो ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन। तो सेपरेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कंबाइंड मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम बोलते हैं जब ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा तो इसका मास अगर कम है कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ये कम है, तो फिर बाकी का मास कहाँ गया, तो बाकी का मास ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। और आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये जो मास का डिफेक्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, तो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखती है, इसलिए इसका राइट आंसर बाइंडिंग एनर्जी है। सेमीकंडक्टर, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन, तो पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव। कहां पर है ये, पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, सी आंसर होना चाहिए। एन कनेक्टेड टू नेगेटिव, इसका उल्टा होता तो हम उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। पी नेगेटिव और एन पॉजिटिव तो वो रिवर्स बायस होता। पी पॉजिटिव याद रखना, पी पॉजिटिव वो फॉरवर्ड बायस होता है। कैरनोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 500 केल्विन एंड 300 केल्विन। तो ये हो गया हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, ये हो गया कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला सिंपली ये है, यहाँ पे लिखा है इफिशियंसी का फॉर्मूला। ईटा इज कॉल्ड इफिशियंसी विच इज 1 - टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। वैल्यूज रखिए 0.4, ये आपका आंसर होगा, और 0.4 मतलब 40% की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डबल इट्स एनर्जी बिकम। तो एनर्जी का रिलेशन इंटेंसिटी से है, और इंटेंसिटी का एनर्जी से है, और दोनों का रिलेशन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड से है, तो डेफिनेटली ये 4 टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि चाहे इंटेंसिटी हो, वो भी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होती है, और आई जो है ये भी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ये 4 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांजिस्टर। देखिए, करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर मोड है, तो यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टर अपॉन करंट ऑफ बेस, करंट ऑफ कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट ऑफ बेस, ये है कॉमन इमीटर। लेकिन बच्चों अगर ये कॉमन बेस पूछ लेता तो बस यहाँ पे एक चेंज करना होता, नीचे हम जो कॉमन है ना उसको स्किप कर देते, तो यहाँ पे हो जाता कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाता इमीटर करंट, ये हो जाता कॉमन बेस के लिए, ये हो जाता कॉमन इमीटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, आई सी अपॉन आई बी। देखिए, मैं आपको बहुत क्विक ट्रिक्स देता जा रहा हूँ, ये ट्रिक आपको जनरली
इतनी आसानी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ये ट्रिक मैं जो दे रहा हूँ इसी के बेस पे आपके बहुत सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट डाइफ्रैक्शन, एज स्लिट विथ इंक्रीजेस। अब स्लिट विथ के इंक्रीज होने से क्या होगा, तो बीटा का फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये डी तो होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इसी को तो बोलते हैं स्लिट विथ। तो स्लिट विथ के बढ़ने से बीटा डिक्रीज होगा इन डाइफ्रैक्शन एज स्लिट विथ डिक्रीज। अच्छा, स्लिट विथ डिक्रीज हो रही है, तो स्लिट विथ डिक्रीज होने से बीटा जो है ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बीटा इंक्रीजेस, बीटा इंक्रीजेस। हाँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूँ। सिलेक्ट विथ डिक्रीजेस सेंट्रल मैक्सिमा विथ, सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में पूछ रहा है ये, इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल मैक्सिमा। तो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये होता है 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं है फॉर्मूले के अंदर, बीटा जैसा ही फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे स्लिट विथ डिक्रीज हुई तो ये विथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बी ही करेक्ट इसका आंसर होगा। थोड़ा मैंने इंटरफेरेंस वाला बीटा का फॉर्मूला वहां पे अज्यूम कर लिया था। तो यहाँ पे एक एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट है, फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 1 मेगाहर्ट्ज, और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है। सबसे पहले तो आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, या नहीं भी किया तो आंसर आप यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स देखो, आंसर्स यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे एसआई यूनिट में भी है। तो बेस्ट वे हमारा तरीका जो होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब कुछ एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो 10 पावर 6 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और 10 पावर -6 जो है इतने फैराड ये कैपेसिटी हो जाएगी, है ना। बस, और हमको क्या पूछा है यहाँ पे, एन एलसी सर्किट ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी इफ कैपेसिटेंस इज दिस द इंडक्टेंस इज। तो यहाँ पे हमको इंडक्टेंस पूछा है, तो इंडक्टेंस के लिए, इंडक्टेंस हमको पूछा है ना, इंडक्टेंस जो होता है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सएल इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, नहीं, एक्सएल इज इक्वल्स टू वी राइट, एक्सएल होता है इट इज 2 पाई एफ एल, या ओमेगा एल भी हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओमेगा, ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 10 पावर 6, इंडक्टेंस है 10, सॉरी इंडक्टेंस 10 पावर -6 है, फ्रीक्वेंसी 10 पावर 6 है, ये दोनों कैंसल। तो इसका आंसर तो 2 पाई होना चाहिए। 2 पाई ओम मतलब 6.28 ओम के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। इंडक्टेंस पूछा है ना, इट्स ही इज नॉट आस्किंग अबाउट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है। 1 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा देखना इस क्वेश्चन को, ये आंसर तो नहीं है लेकिन, ठीक है ये आंसर नहीं है, ये 6.28 ओम करेक्ट आंसर होता है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि ये इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और लेकिन ये फॉर्मूला करेक्ट है, इंडक्टेंस निकालना है तो आप इंडक्टेंस तो ऐसे ही निकालते हो, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एलसी सर्किट भी है। हम्म, एल सी सर्किट है। प्लीज ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देना, एलसी सर्किट है तो इंडक्टेंस भी लगा है, और अच्छा एल पूछा है। ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे इंडक्टेंस मतलब एल का वैल्यू पूछा है, मैंने वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लिया। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इंडक्टेंस निकालना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 पावर 6 हर्ट्स, ठीक है, कैपेसिटेंस दिया है 10 का पावर -6 फैराड। अभी आ जाएगा, यस ये फॉर्मूला करेक्ट है, करेक्ट है फॉर्मूला बच्चों ये। एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, इंटू एल सी। बस यहाँ पे आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना, आंसर आपका आना चाहिए 10 माइक्रो हेनरी। यस करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, डी इज राइट आंसर। आई एम सॉरी दैट, मेरे को लगा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली ही टर्म होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजोनेंस। हाँ, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी पोलराइज। ट्रांसफर वेव्स ही होती है जो पोलराइज हो सकती है, सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसफर इन नेचर ही होती है, ट्रांसफर वेव्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलराइज हो सकती है। तो इसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसवर्स वेव्स ही है। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बाय अ डीसी सोर्स, द करंट थ्रू इट इज, ये तो जीरो होना चाहिए,
क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जो डीसी को ब्लॉक कर देता है, सिंपल, यहाँ पे लिखा भी होगा, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी वंस फुल्ली चार्ज। एक बार फुल्ली चार्ज हो जाए ये डीसी को ब्लॉक ही कर देता है। Which law explain why freely suspended magnet in the north aligns in the north south pole direction? तो नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन लेंस नहीं है, कॉस नहीं है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, बट ये लॉ है। हाँ, ओर्स्टेड लॉ हो सकता है, चलो ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होना चाहिए ऐसे। ठीक है। हम्म। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये क्वेश्चन, कंडक्टर्स मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन, तो ऐसे कंडक्टर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं उनमें एडी करंट आ जाता है। यस, यही होना चाहिए। एडी करंट को हम कैसे डिफाइन करते थे? दीज आर सर्कुलेटिंग करंट विच मैन, दीज आर सर्कुलेटिंग करंट generated on the surface of metal block when they are subjected to a changing magnetic field, ये होते थे एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 37, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल डिपेंड्स अपॉन, तो रिलेटिव मोशन पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी करता है, मीडियम पे भी करता है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, सब पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन, उसका फॉर्मूला ही कुछ ऐसा था। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था कि ये आंसर 90 डिग्री ही होगा, चाहे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आए या इंडक्टिव सर्किट आए, उनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इंपिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, इंपिडेंस मतलब जेड की वैल्यू एट रेजोनेंस, और रेजोनेंस कब होता है? जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तब रेजोनेंस होता है। ठीक है। तो इंपिडेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट का स्क्वायर, और एक्सएल एक्सी के बराबर है मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब जेड आर स्क्वायर के बराबर, जेड अंडर रूट आर स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब जेड की वैल्यू आर होगी, मतलब ये इंपिडेंस मिनिमम होगा रेजोनेंस पर, तो मिनिमम आंसर करेक्ट है। क्योंकि देखिए हम क्या बोलते हैं ना, रेजोनेंस वो कंडीशन है जब सर्किट में करंट जो है ना, सर्किट का जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो सर्किट का करंट तो मैक्सिमम तब होगा जब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और इंपिडेंस मतलब रेजिस्टेंस ही तो होता है, तो जेड मिनिमम हो जाता है, वो दिख भी रहा है यहाँ पर, जेड बिकम मिनिमम। ठीक है। और ये डेरिवेशन, दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये डेरिवेशन भी बच्चों प्रिपेयर करके ही जाना, रेजोनेंस वाला, न्यूमेरिकल नहीं तो ये डेरिवेशन आपको जरूर मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। Which phenomena provide direct evidence for the wave nature of electron? तो wave nature of electron, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन के डाइफ्रैक्शन के बेस पर, यहाँ लिखा भी है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमने डिसाइड किया था कि ये एक एविडेंस है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का, जिसको मतलब पार्टिकल भी वेव नेचर रखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, द न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ, तो न्यूक्लियर फिजन न्यूट्रॉन की वजह से होता है। यूरेनियम पर, यूरेनियम 92 टू 38 पर आप एक न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करते हो जिसकी वजह से जो बनता है थोरियम और क्रिप्टॉन, अरे आई थिंक बैरियम और क्रिप्टॉन प्लस तीन तीन और न्यूट्रॉन बनते हैं, तो ये न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब करता है यूरेनियम, और ज्यादा अनस्टेबल होता है और टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और जब ये स्प्लिट होता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर? फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, न्यूक्लियर फोर्स भी है, फ्रिक्शनल फोर्स ये नहीं है, राइट आंसर हैज टू बी डी। ठीक है, ये फंडामेंटल फोर्स में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 43, विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? गामा रेडिएशन, कहां पर है? यस, सी, गामा रेडिएशन का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर अगर पूछा तो गामा रेडिएशन का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद सबसे कम बीटा का, और सबसे लास्ट में आता है अल्फा का। तो ये थोड़ा ऑर्डर में भी पूछ सकता है कि किसका मतलब किसका सबसे ज्यादा, फिर कम, और फिर सबसे कम किसका, तो सबसे ज्यादा गामा, उसका ग्रेटर है बीटा से, और उसका अल्फा से। ठीक है, ये पेनिट्रेटिंग पावर।
और अगर आयोनाइजिंग पावर पूछा तो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा अल्फा का, फिर बीटा का, और फिर गामा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज मेड थिन। बेस को थिन रखा जाता है ट्रांजिस्टर में, डेफिनेटली इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर होता है हमारा इमीटर, ये इमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। तो इसको हम थोड़ा थिन रखते हैं बेस को, वो इसलिए कि रिकॉम्बिनेशन दोबारा ना हो जाए। रिड्यूस रेजिस्टेंस, इंक्रीज करंट फ्लो, यस करंट फ्लो का ही। हाँ, अवॉइड रिकॉम्बिनेशन, वही बोलता अवॉइड रिकॉम्बिनेशन, कि यहीं के यहीं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स अगर रिकॉम्बाइन हो गए तो फिर यहाँ पे कलेक्टर की तरफ जाएंगे नहीं, जिसकी वजह से करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो रिकॉम्बिनेशन को अवॉइड करने के लिए इसको थिन रखा जाता है यहाँ पर। इन फुल वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो देखो, एक साइकिल जाने पर आउटपुट, ये इनपुट साइकिल है, तो आउटपुट साइकिल में हमको एक ही साइकिल मिलती है, क्योंकि जस्ट वहां पे एक ही पीएन जंक्शन डायोड काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हमने फुल वेव रेक्टिफायर को देखा, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपने एक साइकिल दिया और आउटपुट में, ये इनपुट आप देते हो, ठीक है, और आपको आउटपुट में दोनों की दोनों साइकिल रेक्टिफाई होके मिलती है। तो एक साइकिल के लिए यहाँ पे क्या मिलता है, दो फ्रीक्वेंसी मिलती है, इसलिए इनपुट का डबल फ्रीक्वेंसी हो जाती है यहाँ पर। वेव ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन सेम फिर से वही है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज्ड, फिर से फॉर्मूला बीटा इज लेमड़ा कैपिटल डी बाई डी। सेपरेशन को इंक्रीज किया, सेपरेशन ये है, डी को बढ़ा दिया, बीटा कम हो जाएगा, बीटा डिक्रीज होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन। विच लॉ स्टेट दैट हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। तो ये आई थिंक सेकंड लॉ ही बात करता है, ये सेकंड लॉ में ही हमने पढ़ा था। ठीक है, कि हीट जो फ्लो होती है वो मतलब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ही फ्लो करती है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करता है। एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ही है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एफिशिएंसी जो डिपेंड करेगी वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ऑसिलेशन से एक क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी, इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड न्यू टाइम पीरियड इज, तो इसका फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब 2 पाई और जी तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे टाइम पीरियड को आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो ना, इफ लेंथ को डबल कर रहे हो, तो ये टी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एल हो जाएगा। सिंपल है, तो आंसर हो जाएगा, देख लो यहाँ पर, टी रूट टू टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, टी रूट टू टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना आप, दो इक्वेशन बनाकर डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको T1 L1 बोल देना, और इसको T2, और यहाँ पे L2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स L1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। बीट्स ऑकर ड्यू टू, अब बीट्स किसकी वजह से होती है, जब दो simple harmonic progressive wave, same amplitude, same frequency, they are traveling along the same path in a same medium, but नहीं, traveling in opposite direction along the same path, जब ऐसी waves interfere होती है, तो नहीं, वो तो स्टेशनरी वेव बनती है। बीट फ्रीक्वेंसी तो तब बनती थी जब दो फ्रीक्वेंसीज में माइन्यूट सा डिफरेंस होता था, है ना, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। सुपरपोजिशन ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यस राइट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स अगर आपस में इंटरफियर होती है, तो हम बोलते थे वहां पे बीट्स प्रोड्यूस होती थी। और ये एफ वन माइनस F2 का जो डिफरेंस है, आई थिंक लेस देन 8 हर्ट्स के आसपास या 6 हर्ट्स के आसपास कुछ तो होता है, ये ऐसे वहां पे एक कंडीशन दी होती है। तो इसका आंसर भी बी है। तो बच्चों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए, और मुझे लगता है कि आज आई थिंक और आपके एग्जाम में 4 से 5 दिन बाकी है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपकी कुछ भी क्वेरीज होती है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो चैनल पर, ठीक है। even don't forget to follow me on LinkedIn, Facebook, and Instagram, guys. Okay, so I will bring you more
questions in upcoming days. So till then, thank you so much, and please don't forget to share these questions with your friends. और ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।